इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए है, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडला रहे हैं। द डिस्कवरी कोर में एक बार फिर से खुशामदीद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पे $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि खतरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी ना आने दे। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डूम को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले ही मुगल एम्पायर में खासा फेमस हो चुका था और जो शहंशाह का चहीता बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी।
یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے۔ کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر میں موجود تھی، اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسے بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا۔ اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالی شان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بیک کی گئیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لا تعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو یہ کام ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پائے گی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔
1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीट्रा डूरा या परचिनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पीट्रा डूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताज महल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताजमहल पर जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था, उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 इयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए द डिस्कवरी कवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।